हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज यहाँ पर आपको यूपी स्पेशल का लेक्चर नंबर 3 दिया जा रहा है और यहाँ पर पूरे तरीके से लेक्चर अपडेटेड है। बहुत सी चीज़ें इसमें अपडेट की गई हैं। अगर आपने पहले लेक्चर देखा होगा कहीं पर हमारा, तो ये मत सोचिएगा कि हमने लेक्चर देखा है तो ना देखें। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें अपडेटेड हैं, ठीक है। उसके अलावा सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, उसको ज्वाइन करिए और रेगुलर क्विज में पार्टिसिपेट करिए। उसके अलावा आपको कुछ और जानकारी हमसे लेनी है तो हमारा नंबर है 95598898989878। इस पर आप मैसेज, व्हाट्सएप और टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। 2 लेक्चर आपने नहीं देखा तो जाकर वो लेक्चर आप लोग देख लीजिए। बहुत ही अपडेटेड जानकारी उसमें है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के लेक्चर में हम लोग उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजातियाँ, उत्तर प्रदेश में बोली जो बोली जाती है, उसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो संस्थान वगैरह हैं महत्वपूर्ण, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ से एक दो क्वेश्चन पक्का मान के चलिए कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या होती हैं अनुसूचित जनजातियाँ। तो संविधान में लिखा गया कि संविधान के अनुच्छेद 366 में लिखा गया कि अनुसूचित जनजातियां वो हैं जो संविधान के अनुच्छेद 342 में सूचीबद्ध की गई हैं। अनुसूचित जनजातियां वो हैं जो संविधान के अनुच्छेद 342 में सूचीबद्ध की गई हैं, ठीक है। यही बात है बस, जो 342 में सूचीबद्ध की गई हैं और 700 से ज़्यादा जो कि ट्राइब्स हैं वो सूचीबद्ध किए जा चुके हैं, नोटिफाइड किए जा चुके हैं। और सर्वाधिक ट्राइब जो हैं पाए जाते हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ उड़ीसा में, और हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में कोई भी जनजाति, अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। ओके, 366 में ही लिखा गया है कि अनुसूचित जनजातियाँ वही हैं जो 342 के अंतर्गत सूचीबद्ध की गई हैं। ओके, तो 700 से ज़्यादा अनुसूचित जनजातियाँ आज की डेट में नोटिफाइड की जा चुकी हैं, सूचीबद्ध की जा चुकी हैं। सर्वाधिक उड़ीसा में, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। ओके, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की टोटल जनसंख्या का सिर्फ और सिर्फ 0.6 यानी 0.6% ही क्या हैं, जनजातियाँ हैं। ओके, और सबसे ज़्यादा जनजाति वाला जिला सोनभद्र है। सोनभद्र वही जिला है जो सबसे दक्षिणी जिला है उत्तर प्रदेश का और 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। और छत्तीसगढ़ वही राज्य है जो उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिणी बिंदु को टच करता है और वो भी टच करता है सोनभद्र को, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे कम जनजाति वाला जिला बागपत है। बागपत कहाँ पर है? एसएसबी, हमने बताया था एसएसबी में गेम हो रहा है जो हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं, है ना। तो ई को साइलेंट कर दिया। तो एस से सहारनपुर, एस से शामली, बी से बागपत, जी से गौतम बुद्ध नगर, ए से हो जाएगा अलीगढ़, एम से आपका मथुरा हो जाएगा। तो एसएसबी, बी से बागपत, यानी बागपत जो है हरियाणा के साथ बॉर्डर साझा करता है, पश्चिम में है। ओके, यस शामली जो है सबसे पश्चिमी जिला है और बलिया सबसे पूर्वी जिला उत्तर प्रदेश का है। तो सर्वाधिक जनजाति पाई जाती हैं सोनभद्र में, सबसे कम बागपत में, और अयोध्या और जालौन 2 ऐसे ज़िले हैं जहां पर उत्तर प्रदेश में जनजातियां पाई ही नहीं जाती हैं। अयोध्या और जालौन में पाई ही नहीं जाती हैं। 2003 से पहले अनुसूचित जनजाति श्रेणी में उत्तर प्रदेश में 5 जनजातियां सूचीबद्ध थीं: थारू, बुक्सा, भोटिया, जौनसारी, राजी। याद रखिएगा, 2003 से पहले 5 जनजातियां सूचीबद्ध थीं: थारू, बुक्सा, भोटिया, जौनसारी और राजी। 2003 के बाद अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध की गई 10 और जनजातियां। तो टोटल वर्तमान स्थिति यानी 2003 के बाद 15 अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश में हो गई जो सूचीबद्ध की गई। ओके, 2003 से पहले 5 थीं: थारू, बुक्सा, भोटिया, जौनसारी, राजी। 2003 के बाद 10 और जोड़ दी गई तो टोटल संख्या इनकी हो गई कितना? 15 हो गई। भारत सरकार द्वारा सर्वप्रथम 1967 में 1967 में प्रदेश की 5 जनजातियों थारू, बुक्सा, भोटिया, जौनसारी व राजी को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया था 1967 में। अब इस बार जो कि थोड़ा सा ये न्यूज़ में है, न्यूज़ में ये था, न्यूज़ में है, कुछ रीज़न है, अभी हम आगे बताते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो बाद में 2003 में प्रदेश की 10 और जनजातियां जोड़ी गई। तो ये कुछ जनजातियां हम आगे देखते हैं। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जो अपडेट की बात है, उत्तर प्रदेश की 6 जातियों को एसटी में शामिल करने का विधेयक लोकसभा में पेश हुआ है। एसटी यानी अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का विधेयक लोकसभा में पेश हुआ है। उत्तर प्रदेश की 6 जातियों गोंड, धुनिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड, प्रयास करिएगा कि नाम याद हो जाए, को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने हेतु लोकसभा में विधेयक पेश किया गया है। किसको? गोंड, धुनिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड को।
ओके। अनुसूचित जनजाति संशोधन विधेयक 2022 में उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली और संत रविदास नगर में रहने वाली गोंड जाति को अनुसूचित जाति की सूची से बाहर कर अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का प्रावधान है। ओके, ठीक है। इसके अलावा संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली, संत रविदास नगर में संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली और संत रविदास नगर में रहने वाली धुनिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड को भी अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रावधान इस विधेयक में किया गया है। दोनों बात ऊपर नीचे एक ही लिखी गई है। कबीर नगर अब इसी के साथ एक ही कर देते हैं, गोंड और उसके बाद धुनिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड। ओके, तो 6 की बात है तो 6 का नाम याद रखिएगा और जिलों का नाम याद रखिएगा। कौन कौन से जिले? संत कबीर नगर, कुशीनगर, उसकी चंदौली, उसके बाद संत रविदास नगर में रहने वाली जनजातियां गोंड, धुनिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने का विधेयक पेश हुआ लोकसभा में। और अभी आपने पीछे देखा कि ये ऑलरेडी सूचीबद्ध हैं, लेकिन सूचीबद्ध किन जिलों में है? 13 जिलों में, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र में इन जातियों को पहले से ही अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला हुआ है। लेकिन संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली, संत रविदास नगर में ऐसा दर्जा नहीं प्राप्त है। उसी को प्राप्त करवाने के लिए विधेयक पेश किया गया लोकसभा में। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो वर्तमान में 15 जातियां वर्तमान अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल हैं उत्तर प्रदेश की। ये क्वेश्चन इस बार पक्का मान के चलिए कि पूछा जाएगा। और यहीं पर थोड़ा सा समस्या जो होगी आपको, संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली, संत रविदास नगर और गोंड, धुनिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड को। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाली प्रमुख जनजातियां हैं गोंड, बुक्सा, थारू, राजी, जौनसारी, खरवार एवं महिगीर। गोंड समूह उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बड़ी जनजाति समूह है। समूह की बात हो रही है। गोंड समूह उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बड़ी जनजाति समूह है। इसके बाद खरवार समूह आता है, फिर थारू समूह का स्थान आता है। यानी गोंड समूह में, ग्रुप में सबसे बड़ी है, फिर खरवार है, फिर उसके बाद थारू है ना। गोंड समूह सबसे ज़्यादा है, उसके बाद खरवार है, फिर उसके बाद थारू है। याद रखिएगा, ये समूह में जनजाति, गोंड समूह में कई जनजातियां हैं, खरवार समूह में कई हैं, लेकिन थारू समूह में एकमात्र जनजाति सिर्फ और सिर्फ थारू है। इसलिए उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनजाति जो है, सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली उत्तर प्रदेश में जनजाति कौन सी है? तो वह है थारू। याद रखिएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, इस पर कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होना चाहिए। बहुत रिसर्च हुई है इस पर। ओके, जनसंख्या के दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी जनजाति थारू है और सबसे छोटी जनजाति है बनरावत। कौन सी? बनरावत। याद रखिएगा, सबसे छोटी है बनरावत। बनरावत लिखा नहीं गया कहीं पीपीटी में, बनरावत। आप कमेंट करेंगे सर्च करके कि बनरावत जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है। ये आपके लिए होमवर्क है, यानी क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, याद रखिएगा। अब अनुसूचित जनजातियां जो 2003 में सूचीबद्ध की गई, देखिए गोंड समूह में गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड, इनको तो दिया गया था 13 जिलों में, इन जिलों में। लेकिन अभी हमने देखा संत रविदास नगर, संत कबीर नगर, चंदौली और एक और ज़िले में इसको अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिला है। तो इन्हीं को फिर से अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की बात हो रही। अब यहाँ पर जो भी 10 जनजातियाँ हैं गोंड समूह में ये सब हैं। ओके, यहाँ पर जो भी जनजातियाँ 10 सूचीबद्ध की गई थी, लेकिन कहीं पर मिलता है कि 10 जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया था। ओके, तो ये 10 जो 2003 में, हाँ 10 ही तो 2003 में सूचीबद्ध जब की गई 10, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं, 10 जब सूचीबद्ध की गई थी तो सबको आप देखेंगे कि सोनभद्र में सब पाई ही जाती हैं। सोनभद्र में सभी पाई जाती हैं। देख रहे हैं। लेकिन एक है सहरिया जो ललितपुर में पाई जाती है। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाए सहरिया जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है, तो वह ललितपुर। बाकी ये 10 याद करने की जरूरत नहीं है, सोनभद्र में तो पाई ही जाती हैं। ठीक है, सहरिया याद रखिएगा। ठीक है, इतना आपको सब कुछ याद भी नहीं हो पाएगा, लेकिन सहरिया याद रखिएगा। ओके, और ललितपुर वही ज़िला है जो घिरा हुआ है 3 तरफ, मध्य प्रदेश से 3 तरफ घिरा हुआ है। और उत्तर प्रदेश में एकमात्र जगह है जहाँ पर यूरेनियम पाया जाता है, वह ज़िला है ललितपुर। याद रखिएगा, वह ज़िला है ललितपुर। ठीक है, तो वह ज़िला है ललितपुर, याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। थारू जनजाति के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में गोरखपुर एवं तराई क्षेत्र में निवास करती है। ये किरात वंश के हैं तथा कई उपजातियों में विभाजित हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि थारू जाति के लोग राजपूताना के थार मरुस्थल से आकर यहाँ बसे हैं, इसलिए ये थारू कहलाते हैं।
थारुओं द्वारा बजहर नामक त्यौहार मनाया जाता है दीपावली को शोक पर्व के रूप में। अब क्वेश्चन पूछा जाता है दीपावली को शोक पर्व के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है, तो थारू मनाती है। बजहर नामक त्यौहार क्या मनाया जाता है, दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं, बजहर नामक त्यौहार भी हम मनाते हैं। थारू जनजाति के लोगों में बदला विवाह प्रथा, 3 टिकठी विवाह प्रथा। थारुओं में दोनों पक्षों से विवाह तय हो जाने को पक्की पोड़ी या पक्की पीढ़ी कहा जाता है। ओके, आगे विधवा विवाह की प्रथा थारू में है और इसमें ये लठ भरवा भोज देते हैं। क्वेश्चन बनता है लठ भरवा भोज कौन सी जनजाति देती है, तो वो थारू जनजाति। लखीमपुर जनपद में एक महाविद्यालय थारू जनजाति के लिए खोला गया है। बजहर नामक त्यौहार मनाते हैं, राजपूताना के थार मरुस्थल से आकर बसे हैं ऐसी मान्यता है, इसलिए थारू कहलाते हैं। दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। विधवा विवाह प्रथा प्रचलित है और विधवा विवाह में लठ भरवा भोज देते हैं। 3 टिकठी विवाह होता है, दोनों पक्षों में विवाह होने को पक्की पीढ़ी कहा जाता है। लखीमपुर जनपद में एक महाविद्यालय थारू जनजाति के लिए खोला गया है। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बुक्सा जनजाति, बुक्सा जनजाति बुक्सा 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 बी से बिजनौर, बिजनौर और आगरा में ये पाई जाती है। यानी बुक्सा जनजाति क्या कर रही है, बीए। बिजनौर और आगरा में ये दोनों बुक्सा जनजाति के लोग बीए कर रहे हैं। बिजनौर और आगरा में, यानी बिजनौर और आगरा में छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में निवास करते हैं। कुछ विद्वान इन्हें पतवार राजपूत घरानों का मानते हैं। इनके विवाह एक अनुबंध मात्र होते हैं जो पति और पत्नी में से कोई भी किसी समय भंग कर सकता है। पति और पत्नी में से कोई भी किसी समय भंग कर सकता है। अनुलोम व प्रतिलोम विवाह तथा अंतरजातीय विवाह भी इनमें होते हैं। अनुलोम व प्रतिलोम विवाह उच्च वर्ण की स्त्री निम्न वर्ण का पुरुष, उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की स्त्री, यही होता है अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। ठीक है, तथा अंतरजातीय विवाह भी इनमें होते हैं। बहुपत्नी प्रथा तथा विधवा विवाह प्रचलित है। बहुपत्नी प्रथा विधवा विवाह इसमें प्रचलित है। बुक्सा जनजाति की पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति जो होता है उसको तखत कहा जाता है। तखत क्या कहलाता है, तखत, तखत कहलाता है, याद रखिएगा। बुक्सा जनजाति की पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति तखत कहलाता है। बुक्सा जनजाति के लोग चामुंडा देवी की पूजा करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बुक्सा जनजाति के लोग बीए करते हैं। खरवार जनजाति की बात करें, खरवार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र, देवरिया, बलिया, गाजीपुर जिलों में खरवार जनजाति निवास करती है। इनका मूल क्षेत्र बिहार का पलामू 18 हजारी क्षेत्र है। खरवार जनजाति मुख्यतः हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का पालन करती है। खरवार जनजाति के लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के होते हैं। कर्मा, कर्मा बहुत महत्वपूर्ण, कर्मा लोक नृत्य जो है खरवार जनजाति का नृत्य है। कर्मा 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 कर्मा, ठीक है, इंस्टेंट कर्मा वो अलग चीज़ है। तो कर्मा खरवार जनजाति का नृत्य है, मुख्य रूप से सोनभद्र में आप देखेंगे ये नृत्य। खरवार जनजाति की प्रमुख उपजातियां हैं सूरजवंशी, पतबंदी, दौलतबंदी, खेरी, राउत, मौगती, मोझायाली, गोंजू, आर्मिया। एक बार पढ़ लीजिएगा, याद होगा, ठीक है, नहीं तो ठीक है। महिगीर जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाती है। महिगीर जनजाति के लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, याद रखिए। महिगीर जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पाई जाती है। ओके, सहरिया हमने बताया कि एकमात्र जनजाति है जो सिर्फ और सिर्फ ललितपुर में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में पाई जाती है सहरिया। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन रखे गए हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, सोनभद्र। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, सोनभद्र। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखे गए हैं, वीडियो पॉज करिए, इसको देख लीजिए और प्रयास करिएगा। यहाँ देखिए बोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है, बिजनौर और आगरा में। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति थारू है। आयोग ने थारू ही माना है आंसर, तो थारू ही आपको मानना पड़ेगा। ओके, थारू माना है आयोग। ओके, ठीक है। और यहाँ पर और अगरिया जनजाति निवास करती है। यहाँ पर अगरिया लिखा गया है तो सोनभद्र में। ओके, कर्मा लोक नृत्य किस जनजाति का है, तो बुक्सा उसका है। कर्मा लोक नृत्य किसका है, अभी हमने देखा है खरवार का। खरवार का यहाँ पे देखे ना हमने, यहाँ पर ये देखिए कर्मा लोक नृत्य जो है खरवार जनजाति का नृत्य है, यहाँ पर देखिए। ओके, ठीक है। तो ये जनजातियों से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हो गए और इसको देख लीजिएगा। अब उत्तर प्रदेश में हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और उत्तर प्रदेश में कुछ संस्थान उनके बारे में देखेंगे। देखिए ये थोड़ा सा टफेस्ट पोर्शन हो जाता है। टफ़ इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आपको चीज़ें याद करनी पड़ती है, समझने वाली कुछ खास ऐसी चीज़ नहीं। फिर भी हमारा प्रयास रहेगा जहाँ पर हम समझा पाएँ हम आपको समझाएंगे, किसी प्रकार से आपको याद हो जाए। तो चलिए देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, यानी इसका गठन किया गया विज्ञान और प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1974 में। सूचना
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना 1974 में, यानी सूचना मिली कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का गठन किया जाए तो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना 74 में हुई। एक साल बाद यानी सूचना मिलते ही क्या किया गया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी गठन 75 में कर दिया गया। और भारतीय सूचना और प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में, यानी प्रयागराज से सूचना मिली कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान का गठन किया जाए। भारतीय सूचना और प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में है और वहाँ से सूचना मिली कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना की जाए 74 में, और 75 में जब सूचना मिल गई तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का गठन हो गया। प्रयास करिएगा कि याद हो जाए। ओके, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना 74 में, उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का गठन 1975 में। उत्तर प्रदेश पर्यावरण निदेशालय का गठन, जब सूचना मिल गई, साइंस वगैरह की बातें हो गई, सूचना प्रौद्योगिकी का स्थापना हो गई तो पर्यावरण की भी बातें चलने लगी। तो 1976 में पर्यावरण की स्थापना ये कर दी गई, पर्यावरण निदेशालय का गठन 1976 में, और सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र प्रयागराज में ही बना दिया गया। वहाँ भी सूचना मिल गई। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र प्रयागराज में ही बनवा दिया गया, और पर्यावरण निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ और वाराणसी में हैं। ओके, ठीक है। याद कर लीजिएगा, प्रयास करिएगा कि याद हो जाए, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र 1975 में है, और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान 1906 प्रयागराज में है। 74 में प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना होती है, और 75 में उत्तर प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी का गठन हो जाता है। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र प्रयागराज में है, इसके क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ और वाराणसी में है। लखनऊ को जय प्रौद्योगिकी नगर, जय बायोटेक्नोलॉजी सिटी कब घोषित किया गया? 2002 में। ओके, 2002 में, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कुछ प्लानिटेरियम हैं, नक्षत्रशालाएँ हैं, प्लानिटेरियम हैं, कुछ इस प्रकार के हैं। वहाँ पर आप जाकर अध्ययन कर सकते हैं। प्लानिटेरियम में क्या देख सकते हैं आप लोग? तारे वगैरह देख सकते हैं करीब से। आप जाके देख सकते हैं चांद के पार, चलो वाली बात हो गई ना, चांद के पार जाना हो तो यहीं से जा सकते हैं आप लोग, लेकिन सिर्फ जा सकते हैं, उड़ के नहीं जा सकते हैं, सिर्फ आँखों से जा सकते हैं। आर्यभट्ट व अंबेडकर नक्षत्रशाला, याद रखिएगा, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला और अंबेडकर नक्षत्रशाला दोनों एक ही है, नाम परिवर्तित किए गए हैं बीच में। ये दोनों रामपुर में है, उत्तर प्रदेश के रामपुर में आर्यभट्ट व अंबेडकर नक्षत्रशाला। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे गए कई बार। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में है, और जवाहर तारामंडल प्रयागराज में है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में है, जवाहर तारामंडल प्रयागराज में। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में है, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में। जवाहर तारामंडल प्रयागराज में है, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में है। आर्यभट्ट व अंबेडकर नक्षत्रशाला दोनों रामपुर में है, एक ही है। इंदिरा गांधी लखनऊ, जवाहर प्रयागराज, वीर बहादुर सिंह गोरखपुर। और हमने यहाँ पर देखा कि सूचना और प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय सूचना और प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में है। ओके, ठीक है। अब एक हमको याद आ गया कि इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जो है कि कानपुर में, याद रखिए, कानपुर के लोग दालें बहुत खाते हैं। ओके, ऐसे कहने के लिए, अब पता नहीं दाल खाते हैं क्या खाते हैं, अब कानपुर के लोग जाने। तो आर्यभट्ट व अंबेडकर नक्षत्रशाला रामपुर, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ, जवाहर तारामंडल प्रयागराज, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर, याद रखिएगा नाम। आर्यभट्ट व अंबेडकर नक्षत्रशाला रामपुर वाली ऐसे कुछ है। आर्यभट्ट प्लानिटेरियम आप जा सकते हैं, है ना, और आपको सीधे सेटेलाइट वगैरह दिखाई जाएंगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा संस्थान व अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो यहाँ पर हैं। कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते थे, 2021 में नहीं पूछे गए। या तो पूछ दिया जाता था कि एक बताइए ये कहाँ पर है, या तो पूछ दिया जाता था कि चार पूछ के सुमेलित करिए कहाँ पर है। तो सैम हिग्गी-बॉटन प्रौद्योगिकी, कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय प्रयागराज 1910 में बना है। सैम हिग्गी-बॉटम है, कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय प्रयागराज में 1910 में बना है। कब बना है? 1910 में बना है। ओके, ठीक है, याद रखिएगा। चंद्रशेखर आज़ाद, सैम से याद रखिएगा, शैम्पू, SAMPO, ठीक है। तो PO से कर लीजिएगा कि प्रयागराज, सैम से सैम हिग्गी-बॉटम प्रयागराज 1910 में। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में है 1975 में।
चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में 1975 में, और वहीं कानपुर और लखनऊ के बीच में जाएंगे तो उन्नाव पड़ेगा। उन्नाव में आपको मिलेगा नवाबगंज या चंद्रशेखर आज़ाद, क्या बोलते हैं उसको, पक्षी विहार या वाइल्ड लाइफ है ना, तो वो नवाबगंज उन्नाव में है। वेटलैंड भी बन चुका है, तो वो नवाबगंज उन्नाव में है, तो बीच में ही है। तो चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में 1975 में, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या में, आ से अयोध्या 1976 बना, 1976 में। चंद्रशेखर आज़ाद जी 75 में, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 1976 में, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में है, पटेल जी को मेरठ में रखा गया है 2000 में। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में ही 2010 बना। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है, जुलाई 1989 में बना है। कहाँ पर है? लखनऊ में है, जुलाई 1989 में बना है। लखनऊ में है, जुलाई 1989 में बना है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में, जुलाई 1989 में। सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला लखनऊ है, मेट्रो सिटी है लखनऊ, ओके। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी लखनऊ में है, हिंदी संस्थान लखनऊ में है, संस्कृत संस्थान लखनऊ में, सिंधी अकादमी लखनऊ में है। अभी के अभी याद रख लीजिए, हिंदी सिंधी एक साथ लखनऊ, संस्कृत उर्दू एक साथ लखनऊ, याद रखिएगा। हिंदी संस्कृत उर्दू सिंधी ये चारों लखनऊ में है। अब याद कैसे करेंगे, कब बनी है? यहाँ याद रखिएगा, हिंदुस्तानी एकेडमी बनी है प्रयागराज में, और सबसे पुरानी है 1927 में बनी है प्रयागराज में। हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज में है, 1927 में बनी है, सबसे पुरानी है हिंदुस्तानी अकादमी, याद रखिएगा। और अब हम हिंदी और उर्दू वाले याद करवाते हैं। सबसे पहले उर्दू बनी है 72 में, और हिंदी बनी है 76 में, संस्कृत बनी है 76 में यानी 1976, और सिंधी बनी है 96 में। उर्दू 72, हिंदी संस्कृत 76 और सिंधी 96। हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज में 1927। संभवतः आपको याद हो गया होगा, एक बार अपने से भी प्रयास करिएगा। राज्य में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करें तो 6 हैं, 4 सामान्य, 1 कृषि, 1 विमानन। 4 सामान्य, 1 कृषि, 1 विमानन, ओके। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में 2017 में बन के तैयार हुआ। उसके अलावा 4 सामान्य हैं, कौन कौन से हैं? BHU 1916 में बना है, एशिया का सबसे बड़ा आवासीय है। BHU में जाइएगा, है ना, कभी घूमते हुए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में 1916 में बना। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ 1921। भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ 1989। प्रयागराज विश्वविद्यालय 1887 में सबसे पुराना है। प्रयागराज विश्वविद्यालय 1887 में बना, सबसे पुराना है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पुराना है प्रयागराज विश्वविद्यालय, 1887 में सबसे पुराना है। रानी लक्ष्मीबाई जी का जब नाम आएगा तो बात झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, तो 2014 में, ओके, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य में कुल केंद्रीय डीम्ड विश्वविद्यालय 4 हैं, और डीम्ड विश्वविद्यालय वो होते हैं जिनको दर्जा नहीं दिया गया है केंद्रीय विश्वविद्यालय का, लेकिन आने वाले समय में संभवतः उनको दर्जा दे दिया जाए, ओके। तो केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, तिब्बत की बात हो रही है, तो सारनाथ में पहुंचेंगे तो तिब्बत के लोग बहुत मिलेंगे वहां पर, है ना। तो 1967 में बना केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में 1983 में बनी है। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI ऐसे करके लिखता है, ऐसे UPPSC लिखता है IVRI, इधर चक्कर खा गए लोग, ऐसे भी लिखेगा हिंदी में IVRI, ठीक है, आपको डराने के लिए आई ऐसे लिख दिया। अब भैया मिलाओ, नहीं मिला पाए तो गए। तो ये और वैसे IPRV इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, IPRV कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे लिख देखा इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इंडियन पल्सेस यानी दाल वाला कानपुर में है। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो इज्जत नगर बरेली में 1983 में बना। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में 2000 में बना, हमने बताया। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में 2002 में, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में 2002 में। राज्य में समान शिक्षा हेतु राजकीय विश्वविद्यालय 19 हैं। समान शिक्षा हेतु राजकीय विश्वविद्यालय कितने हैं? 19 हैं। राज्य में राजकीय डीम्ड विश्वविद्यालय 13 हैं। राज्य में राजकीय तकनीकी विश्वविद्यालय 3 है, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर में, है ना। डीम्ड विश्वविद्यालय 3 है, राजकीय तकनीकी विश्वविद्यालय
3 लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर में राज्य का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग यूनिवर्सिटी चित्रकूट में है। दिव्यांग यूनिवर्सिटी इन उत्तर प्रदेश 2 है, एक लखनऊ में, एक चित्रकूट में। दिव्यांग याद रखिएगा, दिव्यांग यानी दिव्यांग, ठीक है। तो जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्य यूनिवर्सिटी चित्रकूट यूपी में, दिव्यांग यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में 2, लखनऊ और चित्रकूट में है। ओके। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना यूपी में 2004 में शुरू की गई थी। और मिड डे मील, पोषाहार, मिड डे मील यानी मिड डे मील, दोपहर में भोजन जो दिया जाता था, तो 1995 शुरू हुआ। शिक्षा मित्र योजना 2000-2001 में, और सर्व शिक्षा अभियान 2001-2002। अब ये यहाँ बताया इसलिए जा रहा है कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। ओके। दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय मथुरा में महत्वपूर्ण है। दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय मथुरा में है। यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है, मथुरा में है। हमने यहाँ पर बताया भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। लेकिन दीनदयाल उपाध्याय की जब बात होगी तो वो पहुँच जाएंगे मथुरा में। ओके ओके ओके। पीतल के बर्तन के लिए मथुरा, पीतल की मूर्तियों के लिए मथुरा, और पीतल के बर्तन के लिए कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला फेमस है, आप बताइएगा। वैसे अगले लेक्चर में हम बताएंगे। ओके। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है। 2019 पीसीएस में पूछा गया। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मॉडर्न 1826 में पंडित जुगल किशोर मिश्र के द्वारा इसको शुरू किया गया था। और समाचार पत्र हिंदुस्तान की शुरुआत 1887 में मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा किया गया था। किसका? समाचार पत्र हिंदुस्तान का 1887 के संपादक मदन मोहन मालवीय जी हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आगे हम बढ़ते हैं। यूपी का मैप हमने शुरुआत में ही बताया था। सबसे पूर्वी जिला बलिया, सबसे पश्चिमी जिला शामली, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। ललितपुर 3 तरफ से घिरा हुआ मध्य प्रदेश से यूरेनियम पाया जाता है। सहरिया जनजाति यहीं पर पाई जाती है, सहरिया जनजाति। और सोनभद्र सर्वाधिक यहाँ पर जनजातियाँ पाई जाती हैं। अयोध्या हो गया और जालौन में कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है। बागपत में सबसे कम जनजातियाँ पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में बिजनौर में कौन सी जनजाति पाई जाती है? आप कमेंट करेंगे कि बिजनौर में कौन सी जनजाति पाई जाती है। हमने आपको बता दिया। अब हम थोड़ा सा उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, हाँ, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। ये कौरवी को ही खड़ी बोली बोला जाता है। ये देखिए, ये वाला क्षेत्र जो है, ये इस क्षेत्र में, जैसे इधर सहारनपुर हो गया, मेरठ वगैरह हो गया, इस साइड जो है कि शामली, बागपत, तो कौरवी को ही खड़ी बोली बोला जाता है। सी साइड में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौरवी कौन सी एक खड़ी बोली है, तो कौरवी भी खड़ी बोली के अंतर्गत आती है। तो ये इधर बोली जाती है कौरवी यानी खड़ी बोली, कौरव और पांडव वाली। ओके, तो कौरवी खड़ी बोली। कन्नौजी बोली जाती है इस क्षेत्र में, इधर मिडल वाले हैं, बीच वाले में। ओके। ब्रज क्षेत्र इधर मथुरा, आगरा वगैरह वाला, फिरोजाबाद वगैरह यहाँ पर देखेंगे, सिकोहाबाद वगैरह, तो यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, मथुरा आगरा हो गया, तो इस क्षेत्र में ब्रज बोला जाता है। ओके। बुंदेली बोली जाती है। पूरा बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर इतने क्षेत्र में बुंदेली भाषा बोली जाती है। और इधर आप देखेंगे बघेली भाषा, थोड़ा सा परिवर्तन है। जैसे कहा जाता है कि अनेके च देशा अनेके च वेशा, अनकाड़ी रूपाड़ी भाषा अनेका। यानी भारत में जैसे कि थोड़े ही दूर आप जाएंगे तो बोलियां बदल जाती हैं, भाषा बदल जाती है, लोगों का रहन सहन बदल जाता है, सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी बदल जाते हैं। आप चले जाइए नागपुर वगैरह में, आपको बड़ी बड़ी सींग वाली भैंसें दिखाई देंगी। आप चले आइए इधर हरियाणा की साइड आ जाएंगे या फिर इधर आएंगे तो अलग नस्ल की गायें वगैरह आपको दिखाई देंगी। तो ये चीज़ें हैं, गाय भैंसें अलग टाइप की दिखेंगी। वही आप पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश जाइए, बिहार जाइए, उधर जाइए तो परिवर्तित होता चला जाता है। यही जो कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इतनी डाइवर्सिटी है भारत में फिर भी यूनिटी है। ओके, तो यही है एक लैंग्वेज आधार, लैंग्वेज भी है कि मतलब लैंग्वेज के बेस पर भी लोग डाइवर्स हैं।
तो अवधी इधर है, भोजपुरी इधर बलिया हो गया, मऊ हो गया, आजमगढ़ हो गया, गोरखपुर हो गया, कुशीनगर हो गया, संत कबीर नगर हो गया, और भी यहाँ पर ज़िले होंगे जैसे कि बस्ती हो गया, अयोध्या हो गया, और यहाँ पर आपको, और यही यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भोजपुर ज़िला है उत्तर प्रदेश बिहार का, जहाँ से भोजपुरी का शुरुआत होती है। आप भोजपुरी देखेंगे तो अवधी में भी मिश्रित मिलेगी, आप कन्नौजी में भी थोड़ा बहुत भोजपुरी के अंश पाएंगे। ठीक है, ये क्षेत्र जो है ये पूरा यहाँ पर थोड़ा सा अलग होगा ये क्षेत्र। और उसके अलावा बघेली में भी आपको भोजपुरी का मिश्रण मिलेगा, आपको बुंदेली में भी थोड़ा भोजपुरी का मिश्रण मिलेगा। आप देखेंगे बघेली में थोड़ा ज़्यादा, जैसे जैसे पश्चिम में जाएंगे धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं भोजपुरी का अंश, धीरे धीरे मतलब थोड़ा सा वो हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बघेली, यहाँ पर बुंदेलखंडी, और यहाँ पर यहाँ बुंदेली, इधर बघेली, फिर से ये देखिए बोली, इधर बघेली, इधर बुंदेली, इधर भोजपुरी, इधर अवधी, इधर कन्नौजी, इधर ब्रज, इधर कौरवी यानी खड़ी बोली। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया खड़ी बोली। इसे कौरवी या दहलवी के नाम से भी जाना जाता है, जो मुख्य रूप से पश्चिमी यूपी में बोली जाती है। ब्रज भाषा, इसमें भक्ति है क्योंकि इसका प्रमुख आधार है, भक्ति ही इसका प्रमुख आधार, क्योंकि इसका साहित्य और गीत भगवान कृष्ण को समर्पित है। कन्नौजी, इसका पुराना नाम हिंदुस्तानी भाषा, इसका पुरानी हिंदुस्तानी भाषा से गहरा संबंध है। अवधी या अवध क्षेत्र की मुख्य भाषा है जो देवनागरी या कैथी में लिखी जाती है। भोजपुरी या पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपने क्षेत्रीय तरीके से हिंदी, मैथिली, मगधी की बोलियों का उपयोग करती है। ठीक है, बुंदेली या सौरसेनी अपभ्रंश का उत्तराधिकारी है। बुंदेली सौरसेनी अपभ्रंश का उत्तराधिकारी, जिसका ब्रज भाषा से घनिष्ठ संबंध है। बघेली या बघेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। यह एक केंद्रीय इंडो आर्यन भाषा है। ओके, ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर हो गई। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने बहुत कुछ देखा है और ज़्यादा समय भी आपका नहीं लिए हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पर और दी गई हैं, जैसे कि देखिए लखनऊ की चिकनकारी, इसको जीआई टैग, बनारसी का जरी वर्क और साड़ी जीआई टैग दिया गया है। उत्तर प्रदेश के भदोही के हस्तनिर्मित कालीन को जीआई टैग, आगरा रिच फर्रुखाबादी प्रिंटिंग, लखनऊ जरदोजी, फिरोजाबादी कांच, कन्नौज का इत्र, कानपुर के चमड़े की काठी, मुरादाबाद का धातुकार, सहारनपुर की लकड़ी का काम, मेरठ की कैंची, खुर्जा की मिट्टी के बर्तनों का शिल्प, बनारस की गुलाबी मीनाकारी, इन सबको जीआई टैग उत्तर प्रदेश में मिला हुआ है। वैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP उत्तर प्रदेश का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP जो योजना शुरू हुई थी वो किस डेट को शुरू हुई थी? आप कमेंट करिएगा किस डेट को शुरू हुई थी और किस वर्ष में शुरू हुई थी, आपको कमेंट करना पड़ेगा, कमेंट करिएगा ज़रूर। और कितने ऐसे उत्पाद हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, कितने ऐसे उत्पाद हैं, संख्या कितनी उनकी है जिनको ODOP में शामिल किया गया है। अगर ODOP से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि इतने ज़्यादा हैं कि सबको याद कर पाना संभव नहीं है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे पिछली बार पूछा था एक आजमगढ़ का एक पूछा था क्वेश्चन वहाँ पर कि काली मिट्टी के बर्तन, तो काली मिट्टी के बर्तन को वहाँ पर दिया गया और वहाँ का रेशमी साड़ियाँ भी हैं उनको ODOP में रखा गया है। तो काली मिट्टी के बर्तन से लोग कंफ्यूज हो गए। चिन्हट जो लखनऊ का वो भी काली मिट्टी के लिए है। खुर्जा है, खुर्जा बुलंदशहर में, वो भी काली मिट्टी के लिए। तो कन्फ्यूज़न हो गया, तो कई लोगों का उसमें गलत हो गया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको भ्रमित करने के लिए, भड़काने के लिए, आपको परेशान करने के लिए अब आप ODOP का सब कुछ 75 यानी 150 भी हों, 100 से ऊपर हों, जो भी हों आप कमेंट करिएगा। उतना याद करेंगे तो कैसे याद कर पाएंगे? एक इंसान के लिए संभव तो है, लेकिन फिर एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, बाकी सब्जेक्ट आपके छूट जाएंगे इस प्रकार से याद करने लगेंगे तो। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। तो बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट हुई। आपसे मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, संभवतः एक या दो लेक्चर में आपका पूरा यूपी स्पेशल कंप्लीट हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, क्वेश्चन की संख्या आज कम ही है, उसका आंसर आप करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। उसके अलावा सौरव ऑफिशियल टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप अपने लिए खुद के लिए ज्वाइन करिए और रेगुलर क्विज में पार्टिसिपेट करिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको लग रहा हो कि कर देना चाहिए तो ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।